नमस्कार। मध्य प्रदेश में धार से लगभग 35 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित है मांडवगढ़ अर्थात मांडू। कन्नौज के प्रतिहार नरेशों के समय में परमार वंशीय श्री सरमन को मालवा सौंपा गया। प्रतिहारों के पतन के पश्चात परमार स्वतंत्र हो गए और उनकी वंश परंपरा में ही आगे चलकर मुंज और भोज जैसे प्रसिद्ध राजा हुए। मुंज और भोज से संबंधित लिंक आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं। 12वीं 13वीं शतियों में शासन की डोर जैन मंत्रियों के हाथ में थी और मांडवगढ़ ऐश्वर्य की चरम सीमा तक पहुंचा और हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त 300 जैन मंदिर भी वहां की शोभा बढ़ाते थे। अलाउद्दीन खिलजी के मांडू पर आक्रमण के पश्चात यहां से हिंदू राज्य सत्ता विदा हो गई। यह आक्रमण अलाउद्दीन के सेनापति आयरन उल मुल्क ने किया था। इसने यहां पर कत्लेआम भी करवाया। 1401 ईस्वी में मांडू दिल्ली के तुगलकों के आधिपत्य से स्वतंत्र हो गया और मालवा के शासक दिलावर खां गौरी ने मांडू के पठान शासकों की वंश परंपरा प्रारंभ की। दिलावर खां का पुत्र होशंग शाह पिता से अनबन के चलते 1405 ईस्वी में मांडू में आ गया और बाद में अपने पिता को जहर देकर मरवा दिया। इस क्रूर कर्मी राज्यवंश में ही 15वीं शती के अंत में गयासुद्दीन गद्दी पर बैठा और उसने विलासिता का वह दौर शुरू किया जिसकी चर्चा तत्कालीन भारत में चारों ओर हुई। कहा जाता है कि उसके हरम में 10,000 सुंदरियां थीं। 1531 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मांडू पर हमला कर मांडू को अपने आधिपत्य में ले लिया और 1534 ईस्वी में हुमायूं ने यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। लेकिन 1542 में शेर शाह ने मांडू जीतकर अपने रिश्तेदार शुजात खान को यहाँ का शासक नियुक्त किया। उसके बाद उसका बेटा मलिक वायजीद 1534 ईस्वी में मालवा का सुल्तान हुआ। यही मलिक वायजीद बाज बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यूं तो बाज बहादुर का जो इतिहास है वह केवल पराजय का इतिहास है, लेकिन उसकी अनिंद्य सुंदरी पत्नी रूपमती और उसकी जो प्रेम गाथा है उसने उसे न केवल इतिहास में वरन लोक गाथाओं में भी अंकित करवा दिया, चर्चित करवा दिया। सुल्तान बनने के बाद उसने गोंडवाना की रानी दुर्गावती पर चढ़ाई की किंतु पराजित हुआ। अपनी पराजय का गम उसने संगीत और नृत्य के सहारे दूर किया। सबकात-ए-अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद ने लिखा कि एक बार जब बाज बहादुर जंगल में शिकार करने को गया तो वहां एक ठाकुर की बेटी के सौंदर्य को ठगा सा देखता रह गया, जो अपनी सहेलियों के साथ वन विहार को आई हुई थी। बाज बहादुर ने उस लड़की के पिता को विवाह का प्रस्ताव भेजा, जो अनिच्छा से उस बेचारे को मानना पड़ा। रूपमती, जी हां, यही नाम था उस छत्राणी का, जिसने बाज बहादुर से विवाह तो किया किंतु अपनी आस्थाओं पर अडिग रही। बिना मां नर्मदा का दर्शन और पूजन किए वह भोजन नहीं करती थी। वह संगीत, नृत्य, चित्रकारी में तो प्रवीण थी ही, किंतु साथ ही अचूक तीरंदाज भी थी। कई बार तो वह शिकार के दौरान बाज बहादुर को पीछे कर स्वयं हिंसक पशुओं का शिकार किया करती थी। बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथाएं आज भी मालवा के लोक गीतों में गूंजती हैं। बाज बहादुर संगीत रसिक और अद्भुत प्रेमी था। अपनी प्रिय पत्नी के लिए उसने नौका के आकार का जहाज महल और हिंडोला महल विशेष रूप से बनवाए थे।
बाज बहादुर और रूपमती के महलों के पास ही रेवा कुंड स्थित है, जिसमें भूमिगत नहरों के माध्यम से जमीन के अंदर ही अंदर विशेष रूप से नर्मदा का पानी पहुंचाया जाता था, जिससे रूपमती प्रतिदिन मां नर्मदा के दर्शन कर सके। जब बाज बहादुर बीणा बजाते और रानी रूपमती राग आलापती, राग टोड़ी का आलाप करती, तो जंगल के हिरण भी उनके कक्ष में आ जाते। 1570 ईस्वी में रूपमती के सौंदर्य पर मुग्ध अकबर के सेनापति आदम खां ने मांडू पर चढ़ाई कर दी। यह आदम खां अकबर को दूध पिलाने वाली धाय माहम का बेटा था और इसलिए उसे दूध भाई कहा जाता था। अकबर को मांडू पर आक्रमण के लिए उसने ही प्रेरित किया और उसके बाद अकबर की राज्य तृष्णा और आदम खां की रूप तृष्णा ने हिंसा का वह सैलाब लाया, जिसमें यह सुरम्यवादी रक्त में डूब डूब गई। मांडवगढ़ से 10 कोस की दूरी पर सारंगपुर नामक स्थान पर, जहां दोनों सेनाओं की भिड़ंत हुई, अकबर की शाही सेना द्वारा बरसाई गई भीषण आग में बाज बहादुर की सेना तिनके के समान भस्म हो गई। घायल बाज बहादुर युद्ध भूमि से पलायन कर गया। मुगल सेना रूपी आग का वह बवंडर जब मांडू में प्रविष्ट हुआ तो स्वर्ग समान व ऐश्वर्यशाली भूमि देखते ही देखते नारकीय खंडहर बन गई। नौका के आकार का 2 मंजिलों वाला 361 फुट लंबा जहाज महल जगह जगह से क्षत विक्षत हो गया। उसके दोनों ओर लहराते हुए मुंज सागर और कर्पूर सागर का जल रक्त रंजित हो गया। समीप ही हिंडोला महल में स्थित बाज बहादुर की न्यायशाला जैसे अन्याय के दांतों में पिस गई। कई इतिहासकारों ने लिखा कि बाज बहादुर जाते जाते अपने विश्वस्तों को आदेश दे गया था कि उसके हरम की सभी बेगमों को कत्ल कर दिया जाए। 300 रूपसियों के रक्त से नहा गया मांडवगढ़। तलवार का बार हल्का पड़ने के कारण 3 बेगमें जिंदा बच गईं, केवल घायल भर हुई। उनमें से रानी रूपमती भी एक थी। रूपमती बच गई और आदम खां के हत्थे चढ़ गई। आदम खान और आसिफ खान ने बाज बहादुर को परास्त कर मांडवगढ़ पर अधिकार कर लिया। आदम खान ने रूपमती का उपचार करवाया और उसके स्वस्थ हो जाने के बाद उसके पास अपना प्रणय निवेदन पहुंचाया। लेकिन रूपमती का जवाब इतिहास में अंकित है। उसने कुछ यूं दिया, रूपमती दुखिया भई बिना बहादुर बाज, यह जियरा अब जात है यहाँ नहीं कछु काज। उसके बाद रूपमती ने विषपान करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना चक्र उसके बाद भी तेजी से घूमा। मांडू की लूट में हिस्से को लेकर दोनों सेना नायकों में आदम खां और आसिफ खां में तकरार हुई और आसिफ खां मारा गया। अकबर को जब सारे समाचार मिले तो उसने आदम खां को आगरा के किले की दीवार से नीचे फेंकवा दिया। आदम खां गंभीर घायल हुआ किंतु मरा नहीं। उसके जीवित बच जाने का समाचार जैसे ही अकबर को मिला, उसने उसे दोबारा किले की दीवार से फेंकवा दिया। इसे हम लोग महान कहते हैं। क्रूर अकबर। कहां तक बचता आदम खां? उसे तो मरना ही था। और इस प्रकार अकबर का दूध भाई, अकबर की धाय का बेटा मौत का ग्रास बना अकबर के ही हाथों। कौन जाने यह उस विशुद्ध भारतीय परिवेश में पली बढ़ी नारी एक पतिव्रता रूपमती के श्राप का ही असर हो। नमस्कार।